नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस गहन विश्लेषण में। आज हम भारत के संविधान निर्माण की कहानी पर बात कर रहे हैं, उन स्रोतों के आधार पर जो इस पूरी प्रक्रिया को दर्ज करते हैं। जी हाँ, कोशिश ये समझने की है कि इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज ये बना कैसे, वो कौन सी घटनाएं थीं, कौन लोग थे, क्या प्रक्रियाएं थीं। बिल्कुल, और मकसद है इसकी परतों को खोलना। और एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। क्या अंदाजा है कि इसे बनाने में उस वक्त मतलब लगभग 64 लाख रुपए लगे थे? हाँ, और ये भी कि इसे बनाने वालों ने करीब 60 देशों के संविधानों को देखा परखा था। ये कोई छोटा काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। और इसकी शुरुआत मतलब ये विचार कि भारत का अपना संविधान हो, एक संविधान सभा बनाए, ये कब शुरू हुआ? देखिए, इसका पहला जिक्र तो 1934 में मिलता है, जब एम.एन. रॉय, जो कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़े नेता थे, उन्होंने ये आइडिया सामने रखा। अच्छा, रॉय ने। और फिर कांग्रेस ने इसे कब उठाया? वो वयस्क मताधिकार मतलब एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनी जाए। तो ये मांग अंग्रेजों तक पहुंची, उन्होंने कब इस पर ध्यान दिया? ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कह सकते हैं सैद्धांतिक तौर पर इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव में माना, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। फिर वो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। हाँ, सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत अपना संविधान बना सकेगा, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि भारत को बांट दिया जाए और दो अलग-अलग संविधान सभाएं बने, एक भारत के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। तो ये गतिरोध बना रहा। फिर आया कैबिनेट मिशन 1946 में। जी, कैबिनेट मिशन ने ये दो संविधान सभाओं वाली बात तो नहीं मानी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी योजना दी जिससे मुस्लिम लीग भी मतलब काफी हद तक संतुष्ट हो गई। और इसी योजना ने संविधान सभा का रास्ता साफ किया। अच्छा, तो इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत सभा बनी। बिल्कुल, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें तय हुआ कि कुल 389 सदस्य होंगे। 389? ये कहाँ से आने थे? इनमें से 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे और 93 देसी रियासतों से। और सीटों का बंटवारा कैसे हुआ? मोटे तौर पर आबादी के हिसाब से करीब 10 लाख लोगों पर एक सीट। और ब्रिटिश भारत की सीटों का फिर आगे बंटवारा? हाँ, ब्रिटिश प्रांतों में सीटों को 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य मतलब बाकी सब। ये भी आबादी के अनुपात में ही था। अब सबसे अहम सवाल, ये सदस्य चुने कैसे गए? क्या आम चुनाव हुए थे? नहीं, यहीं पे बात थोड़ी अलग है। जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों के सदस्य थे, उन्हें सीधे जनता ने नहीं चुना। तो फिर उन्हें उन प्रांतों की जो विधानसभाएं थीं, उनके सदस्यों ने चुना था। अच्छा, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। हाँ, और वो भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, एकल संक्रमणीय मत के जरिए। और जो देसी रियासतें थीं, उनके प्रतिनिधियों को तो वहां के लाजाओं या प्रमुखों ने मनोनीत करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभा पूरी तरह से चुनी हुई इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। नहीं, ये आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से मनोनीत। और चुनाव भी अप्रत्यक्ष थे, क्योंकि प्रांतीय सभा के सदस्य खुद सीमित वोटिंग अधिकार के आधार पर चुने गए थे। तो जब चुनाव हुए ब्रिटिश भारत की सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में, क्या नतीजे रहे? कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 मिली और बाकी 15 सीटें छोटे ग्रुप्स और आजाद उम्मीदवारों को गईं। और रियासतों की 93 सीटें? वो शुरुआत में खाली रहीं। रियासतों ने तय नहीं किया था कि वो शामिल होंगे या नहीं, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। एक दिलचस्प सवाल उठता है कि अगर चुनाव सीधे नहीं हुए, तो क्या ये सभा सच में भारत के हर वर्ग की आवाज थी? ये एक बहुत वैलिड सवाल है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि हाँ, काफी हद तक थी। अप्रत्यक्ष चुनाव के बावजूद इसमें उस समय के भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व था। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, यहाँ तक कि महिलाएं भी शामिल थीं। और बड़े नेता? उस वक्त के लगभग सभी बड़े नेता थे, सिवाय महात्मा गांधी के। वो इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो सभा बन गई। अब काम कैसे शुरू हुआ? पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। वो अलग पाकिस्तान पर अड़े थे। तो कितने सदस्य आए? सिर्फ 211 सदस्य ही पहुंचे। अध्यक्ष कौन बना? सबसे पहले सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
ये फ्रांस की परंपरा है। अच्छा, और फिर स्थायी अध्यक्ष? उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और एक और बात, सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। 2 उपाध्यक्ष, ये इंटरेस्टिंग है। खैर, इसके बाद आया वो ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प, ये क्या था? ये बहुत ही अहम दस्तावेज था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये संविधान की आत्मा थी, उसका दर्शन, उसकी बुनियाद। इसमें क्या दिशा दी? इसने घोषित किया कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य होगा, एक ऐसा देश जिसका सारा अधिकार और शक्ति जनता से आएगी। और राज्यों के बारे में? इसमें कहा गया कि भारत विभिन्न क्षेत्रों का एक संघ होगा। ये क्षेत्र स्वायत्त इकाइयां होंगी और उनके पास अवशिष्ट शक्तियां रहेंगी, मतलब वो शक्तियां जो साफ तौर पर केंद्र को नहीं दी गई। नागरिकों के अधिकारों के बारे में क्या था? बहुत कुछ। सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात थी, समानता की बात थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा, व्यवसाय, संघ बनाने और काम करने की स्वतंत्रता की गारंटी थी। अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ था? हाँ, बिल्कुल। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का वादा था। साथ ही भारत की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने और विश्व शांति और मानव कल्याण में योगदान देने का संकल्प भी था। तो ये एक तरह से संविधान का विजन स्टेटमेंट बन गया। हाँ। इसे कब अपनाया गया? इसे 22 जनवरी 1947 को सभा ने सर्वसम्मति से अपना लिया और इसी ने आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार तैयार किया। इसके बाद तो देश में बड़े बदलाव हुए। 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन साथ ही बंटवारा भी हुआ। इसका संविधान सभा पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। 3 बड़े बदलाव हुए। पहला तो ये कि जो देशी रियासतें अब तक दुविधा में थीं, वो धीरे धीरे शामिल होने लगी, खासकर माउंटबेटन योजना के बाद। हाँ, 3 जून 1947 की योजना के बाद, जिसमें बंटवारा तय हो गया था, तो भारतीय हिस्से में आने वाली रियासतों ने अपने प्रतिनिधि भेजने शुरू कर दिए और मुस्लिम लीग के भी वो सदस्य जो भारत में रह गए थे, वो भी सभा में शामिल हो गए। ये पहला बदलाव। दूसरा, सभा अब पूरी तरह संप्रभु यानी सॉवरेन बॉडी बन गई। मतलब अब वो आजाद थी, ब्रिटिश संसद का कोई कंट्रोल नहीं था। वो ब्रिटिश कानूनों को बदल सकती थी, खत्म कर सकती थी। और तीसरा बड़ा बदलाव? तीसरा ये कि सभा अब सिर्फ संविधान बनाने वाली बॉडी नहीं रही, वो देश की संसद भी बन गई, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी भी। अच्छा, तो 2 काम एक साथ? हाँ, इसके 2 काम हो गए। एक, देश के लिए संविधान बनाना और दूसरा, देश के लिए आम कानून बनाना। ये दोनों काम अलग अलग दिन होते थे। अध्यक्ष कौन होता था इन बैठकों में? जब सभा संविधान बनाने के लिए बैठती तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब वो विधानमंडल के तौर पर यानी कानून बनाने के लिए बैठती तब जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते। ये व्यवस्था 26 नवंबर 1949 तक चली। जाहिर है बंटवारे से सदस्यों की संख्या भी घट गई होगी। हाँ, बिल्कुल। जो सदस्य उन इलाकों से थे जो पाकिस्तान में चले गए वो हट गए, तो कुल संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। इसमें प्रांतों से कितने और रियासतों से कितने? प्रांतों से 229 और रियासतों से 70 सदस्य रह गए। संविधान बनाने के इस मुख्य काम के अलावा सभा ने और भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए? हाँ, कई और काम भी किए। जैसे मई 1949 में ये तय किया कि भारत राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा। और राष्ट्रीय प्रतीक? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों को अपनाया गया। और इसी दिन राष्ट्रपति भी चुने गए? जी हाँ, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो ये सब देखते हुए इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगा? स्रोत बताते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये काफी लंबा समय है। हाँ, ये है और इस पर आलोचना भी होती है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि काम कितना बड़ा और मुश्किल था। लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया, उन पर विचार हुआ। और ड्राफ्ट पर बहस? जो मसौदा संविधान था सिर्फ उस पर ही 114 दिन बहस चली और कुल खर्च, जैसा आपने शुरू में बताया, करीब 64 लाख रुपए आया था। कुल 11 सत्र हुए थे सभा के। इतने बड़े काम को मैनेज करने के लिए जरूर कोई सिस्टम बनाया होगा, समितियां वगैरह? बिल्कुल। काम को आसान और व्यवस्थित करने के लिए कई सारी समितियां बनाई गईं।
8 प्रमुख समितियां थीं और कई छोटी समितियां भी। हर समिति को संविधान के किसी खास पहलू पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम बता सकते हैं? जरूर। जैसे जो संघ यानी केंद्र की शक्तियों से जुड़ी समिति या संघ के संविधान की समिति, उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी तरह राज्यों से बातचीत करने वाली समिति के भी अध्यक्ष नेहरू ही थे। और सरदार पटेल? सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण सलाहकार समिति थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व वर्जित क्षेत्रों पर। उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो प्रक्रिया नियमों की समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और सबसे चर्चित प्रारूप समिति, हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसे सबसे महत्वपूर्ण समिति माना जाता है। इसकी भूमिका क्या थी? इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? क्योंकि इसी समिति का मुख्य काम था बाकी समितियों से जो सुझाव और प्रस्ताव आए उनके आधार पर संविधान का एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करना। इसका गठन कब हुआ और इसमें कौन-कौन थे? इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष थे और उनके अलावा 6 और सदस्य थे। N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव और T.T. कृष्णामाचारी। N. माधव राव और T.T. कृष्णामाचारी ये बाद में आए थे शायद। हाँ, N. माधव राव ने B.L. मित्तर की जगह ली थी जो बीमार हो गए थे, और T.T. कृष्णामाचारी D.P. खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य बने थे। तो इस प्रारूप समिति ने काम कैसे किया? क्या बस एक ड्राफ्ट बनाकर दे दिया? नहीं, प्रक्रिया काफी डिटेल्ड थी। समिति ने अपना पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश किया। और फिर इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया। लोगों को, प्रेस को, प्रांतीय विधानसभाओं को, सबको मौका दिया गया कि वो इस पर बहस करें, अपने सुझाव दें, आलोचना करें। इसके लिए करीब 8 महीने का समय दिया गया। अच्छा, मतलब जनता की राय ली गई। हाँ, काफी हद तक। इन सारे सुझावों, आलोचनाओं पर विचार करने के बाद समिति ने दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया जो अक्टूबर 1948 में पब्लिश हुआ। और ये ड्राफ्ट बनाने में उन्हें कितना वक्त लगा? दिलचस्प बात यह है कि ड्राफ्ट तैयार करने का जो असल काम था वो समिति ने 6 महीने से भी कम समय में कर लिया था। इसके लिए उनकी कुल 141 बैठकें हुई थीं। और दूसरा ड्राफ्ट आ गया अक्टूबर 1948 में। इसके बाद संविधान को अंतिम रूप कैसे दिया गया? ये वाचन या रीडिंग्स क्या थीं? हाँ, दूसरा ड्राफ्ट आने के बाद सभा में इस पर फाइनल डिस्कशन शुरू हुआ, जिसे रीडिंग्स कहते हैं। पहली रीडिंग 4 नवंबर 1948 को शुरू हुई, जब डॉक्टर अंबेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट पेश किया। इस पर कुछ दिन आम बहस चली। और दूसरी रीडिंग? सुना है ये सबसे लंबी और डिटेल्ड थी। बिल्कुल। दूसरी रीडिंग 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चली, मतलब करीब 1 साल। इसमें संविधान के हर एक क्लॉज पर, एक आर्टिकल पर बहुत बारीकी से चर्चा हुई। संशोधन भी बहुत आए होंगे। अंदाजा लगाइए, करीब 7,653 संशोधन प्रस्तावित हुए थे और उनमें से 2,473 पर तो सभा में बाकायदा बहस हुई। इससे पता चलता है कि कितना सोच विचार हुआ था। वाकई ये तो बहुत ही गहन प्रक्रिया थी। फिर तीसरी और फाइनल रीडिंग? तीसरी रीडिंग 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि सभा द्वारा निर्धारित संविधान पारित किया जाए, और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव पास हो गया। तो इसी दिन संविधान अपनाया गया? हाँ, इसी दिन अध्यक्ष और जो सदस्य मौजूद थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। उस दिन 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे। यही तारीख 26 नवंबर 1949 हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखी है, जिस दिन भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और स्वयं को सौंपा। उस समय जो संविधान पास हुआ उसमें क्या-क्या था? उसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। एक रोचक बात यह भी है कि प्रस्तावना को पूरे संविधान के बन जाने के बाद सबसे अंत में पास किया गया था। और डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका इसमें कितनी अहम रही? बहुत ही केंद्रीय भूमिका थी। न सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, बल्कि सभा में ड्राफ्ट को पेश करने, उस पर हुई बहसों का जवाब देने और बहुत ही तार्किक और असरदार तरीके से अपनी बात रखने में उनकी भूमिका जबरदस्त थी। उन्हें संविधान का पिता या मुख्य वास्तुकार कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। ये गैप क्यों? ये जानबूझकर किया गया था। संविधान के कुछ जरूरी प्राविधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद वगैरह से जुड़े कुछ अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। लेकिन संविधान का जो बड़ा हिस्सा था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस तारीख को संविधान के प्रारंभ की तिथि कहा जाता है। और 26 जनवरी ही क्यों? इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था और फिर 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी को संविधान के पूरी तरह लागू होने की तारीख के रूप में चुना गया। अच्छा, ये वजह थी। तो इस तरह हमारा संविधान लागू हुआ और इसके साथ ही पुराने कानून खत्म हो गए होंगे। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये दोनों खत्म कर दिए गए। तो ये थी संविधान बनने की कहानी। लेकिन जैसा हर बड़े काम में होता है, इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। हमारे स्रोत कुछ आलोचनाओं का जिक्र करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ मुख्य आलोचनाएं हैं जिनका जिक्र मिलता है। पहली तो यही कि ये सभा सही मायनों में एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। क्यों? क्योंकि सदस्य सीधे जनता ने नहीं चुने थे। हाँ, क्योंकि सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। दूसरी आलोचना संप्रभुता को लेकर। हाँ, कुछ का कहना था कि ये पूरी तरह संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका जन्म तो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों से हुआ था और शुरू में इसके सत्र भी ब्रिटिश सरकार की इजाजत से होते थे। हालांकि ये बात 1947 के बाद लागू नहीं होती, तब ये पूरी तरह संप्रभु हो गई थी। और समय को लेकर भी आलोचना थी। बिल्कुल, ये कहा गया कि संविधान बनाने में जरूरत से ज्यादा समय लिया गया। अमेरिका के संविधान से तुलना की गई, जो सिर्फ 4 महीने में बन गया था। नजीरुद्दीन अहमद का वो कमेंट भी था। हाँ, सभा के ही एक सदस्य थे नजीरुद्दीन अहमद। उन्होंने मजाक में ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था। मतलब ऐसी समिति जो बस बहती जा रही है, दिशाहीन है। एक और आलोचना कांग्रेस के प्रभुत्व को लेकर है। जी, कहा गया कि सभा पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। ग्रैनविल ऑस्टिन, एक ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ, ने तो यहां तक लिखा कि सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस खुद उस समय एक अम्ब्रेला पार्टी थी। हाँ, उसमें कई तरह की विचारधाराएं शामिल थीं। एक और दिलचस्प आलोचना है वकीलों और राजनेताओं के दबदबे की। सही कहा। आलोचकों का मानना था कि सभा में वकील और नेता ही भरे हुए थे, जिससे समाज के बाकी वर्गों जैसे किसान या मजदूर, उनका प्रतिनिधित्व कम था। और इसका नतीजा क्या बताया गया? इसका नतीजा ये बताया गया कि संविधान की भाषा बहुत ज्यादा कानूनी और जटिल हो गई, जो आम आदमी की समझ से थोड़ी परे है, और संविधान बहुत ज्यादा बड़ा और भारी भरकम भी बन गया। और अंत में कुछ ने इसे हिंदुओं का निकाय तक कहा। हाँ, कुछ ब्रिटिश पर्यवेक्षकों जैसे लॉर्ड विस्काउंट साइमन या विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की। उनका कहना था कि इसमें मुख्य रूप से भारत के सिर्फ एक बड़े समुदाय यानी हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व है। ये जरूरी है कि हम इन आलोचनाओं को समझें जैसे वो स्रोत में बताई गई हैं। बिल्कुल, ये उस वक्त के अलग अलग नजरियों को दिखाता है, बिना ये कहें कि हम इससे सहमत हैं या असहमत। सही कहा। अब अंत में कुछ और रोचक तथ्य देख लेते हैं, जैसे संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। सभा की मुहर पर हाथी का निशान था। और संवैधानिक सलाहकार? वो थे सर B.N. राव, एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे। वो सदस्य नहीं थे सभा के, लेकिन उनकी भूमिका बहुत अहम थी। सचिव कौन थे? H.V.R. आयंगर सभा के सचिव थे। और एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे S.N. मुखर्जी, जो मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। उनका काम जटिल कानूनी भाषा को सरल और स्पष्ट रूप देना था। और लिखने और सजाने का काम? हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जो मूल संविधान है अंग्रेजी में, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बहुत खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा है। हाथ से लिखा है पूरा संविधान? जी हाँ। और उसे सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें मुख्य थे नंदलाल बोस और बेवहर राम मनोहर सिन्हा। प्रस्तावना वाला जो पन्ना है, उसे खासतौर पर बेवहर राम मनोहर सिन्हा ने सजाया है। और हिंदी संस्करण? हिंदी संस्करण को वसंत कृष्ण वैद्य ने सुलेखित किया, मतलब लिखा, और उसे भी नंदलाल बोस ने ही सजाया था। वाह! तो ये थी हमारे संविधान के बनने की पूरी कहानी।
एक मांग से शुरुआत हुई, फिर एक सभा बनी जिसमें चुने हुए और मनोनीत सदस्य थे। उद्देश्य संकल्प ने रास्ता दिखाया, बंटवारे का साया भी पड़ा, आजादी के बाद चुनौतियां भी आईं। और फिर गहन बहस विचार विमर्श के बाद लगभग 3 साल की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को ये दस्तावेज तैयार हुआ। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को समझना आज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा गणतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी खड़ी है। ये आज भी हमारे कानूनों, हमारे अधिकारों, हमारे भविष्य को आकार देती है। सही कहा। और चलिए आज की बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने उन आलोचनाओं की बात की जिनमें कहा गया कि सभा में वकीलों और राजनेताओं का दबदबा था और शायद इसी वजह से संविधान की भाषा जटिल हो गई। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो ऐतिहासिक पहलू है, ये आज कानून को आम लोगों के लिए ज्यादा आसान, ज्यादा समझने लायक बनाने की जो कोशिशें होती हैं, उन बहसों को कैसे प्रभावित करता है? क्या वो जटिलता आज भी एक चुनौती है? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है कि इतिहास का असर आज भी कैसे महसूस होता है। आज के लिए इतना ही।